हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित कुमार गौतम। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो में, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल्दो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले कुछ सालों में इस पार्ट में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हल्के हल्के इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप लोगों को ये जो शॉर्ट वीडियो है ये पूरी देखनी है। इन द शॉर्ट वीडियो आई विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। ओके बेटा, तो इसको हम लैब में भी यूज़ करते हैं, इसीलिए मैंने इसको बोला कि इट इज़ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब आप किसी लैब में जाते हैं तो वहाँ पे एक आपको कंपाउंड दिया जाता है और पहले वो आपसे पूछते हैं बताओ ये ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक, और अगर ऑर्गेनिक है तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो उस केस में हमें इन्हीं सारे जो मैंने आपके पीछे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन्हीं सारी रिएक्शंस को हम परफॉर्म करते हैं और इन रिएक्शंस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से अदर एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले इसमें हमें करना है टेस्ट कार्बन और हाइड्रोजन का। ये पता करने के लिए कि गिवन कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है या फिर नहीं, सबसे पहले हम उस दिए हुए कंपाउंड को हीट करते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ, CuO के साथ। यहाँ पे कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कार्बन CuO के साथ रिएक्शन करके CO2 में कन्वर्ट होगा, और अगर दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन CuO के साथ रिएक्शन करके वाटर में कन्वर्ट होगा। रिएक्शन क्या होंगी? 2 CuO plus carbon will give you CO2 and 2 copper. In the same manner, two hydrogen plus Cu2O will give you copper and H2O. तो जब ये रिएक्शन होगी तो वहां से कुछ गैस लाइक CO2 और कुछ वेपर्स लाइक H2O वेपर्स निकल रही होंगी। तो उन वेपर्स को क्या करना है, उस गैस को क्या करना है, अगर उस गैस को हम पास करते हैं लाइम वाटर में से। ओके, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और जो वो गैस है CO2 वो एक एसिडिक गैस है। एसिडिक गैस CO2 और लाइम वाटर जो कि एक बेस है वो आपस में रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं और एक सॉल्ट में कन्वर्ट होते हैं CaCO3 में। तो रिएक्शन क्या होने वाली है बेटा? CO2 plus CaOH whole twice they react together and they provide the CaCO3 and 2H2O, one time H2O, and in this reaction what happens, the CaCO3 is formed which makes the solution white in color, milkiness appear। तो अगर दिए हुए कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होगा और उसको हम CuO के साथ हीट करें तो जो भी गैस निकलेगी वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है इसका मतलब यही है कि दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है। उसमें जो वाटर की वेपर्स निकल रही हैं, उन वाटर की वेपर्स को अगर हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के ऊपर से पास करते हैं तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ओके ये व्हाइट कलर होता है, लेकिन जब ये 5 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो ये अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है और इसको हम CuSO4.5H2O का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं और हिंदी में इसको नीला थोथा भी बोलते हैं। ओके, तो अगर आपके दिए हुए कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा तो वो CuO के साथ रिएक्शन करने के बाद वाटर वेपर बनाएगा। वाटर वेपर एनहाइड्रस व्हाइट कलर CuSO4 को CuSO4.5H2O में कन्वर्ट कर देंगी और एक ब्लू कलर का कंपाउंड फॉर्म होगा जो कि ब्लू विट्रियोल या फिर नीला थोथा हम इसको बोलते हैं। और ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, जहां पे आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है और जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट, आयनिक एंड हाइड्रोजन। ऐसा पूछा जाता है कि दिए हुए कौन से यौगिक में ये सारे के सारे बॉन्ड प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है एंड हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो हमें लेना है वो लेना है CuSO4.5H2O। इसके बाद अब हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का हमने जो प्रयोग थे, जो हमारे एक्सपेरिमेंट थे वो प्रूफ कंप्लीट हो चुके हैं और अब तक हम प्रूफ कर चुके होंगे कि दिया हुआ कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद भी हम चाहें तो उसमें नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन और फास्फोरस का टेस्ट भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस
एंड हैलोजन का टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो टेस्ट है उसको बोलते हैं लसाइन टेस्ट, और इसको सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट भी बोलते हैं। इस टेस्ट में हमें क्या करना है, दिए हुए कंपाउंड को हीट करना है, फ्यूज करना है सोडियम के साथ। फ्यूज का मतलब सॉलिड सोडियम react with the given compound not in the aqueous state, it will react in the pure state। आपको तब तक उसको हीट करना है तब तक कि वहां पे कुछ सॉलिड पार्ट बच ना जाए। जो वो सॉलिड पार्ट बचेगा उसको हमें क्या करना है, वाटर में, डिस्टिल वाटर में मिला के उसको बॉईल करना है। जैसे कि अगर दिए हुए कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा सोडियम से और कन्वर्ट होगा सोडियम साइनाइड में। सल्फर होगा, सल्फर सोडियम से रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट होगा सोडियम सल्फाइड में Na2S। और अगर कोई हैलोजन होगा तो हैलोजन भी सोडियम से रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट होगा सोडियम हैलाइड में, लाइक Na + ½ गिव यू द NaX। तो जो हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड है NaCN, Na2S एंड NaX, जब हम इसको डिस्टिल वाटर में मिलाएंगे तो ये आयनिक कंपाउंड की होने की वजह से डिस्टिल वाटर में डिसोशिएट हो जाएगा। और जब हम इसको फिल्ट्रेट करते हैं तो जो बचा हुआ फिल्ट्रेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। इस सोडियम एक्सट्रैक्ट की हेल्प से ही हमें बाद में नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन का टेस्ट करना है। फास्फोरस के लिए हम एक डिफरेंट मेथड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले नाइट्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट में पहले हम FeSO4 डालते हैं तो क्या होगा, FeSO4 फेरस सल्फेट, इसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और आयरन +2 6Cn- के साथ रिएक्शन करेगा और वो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड देंगे। रिएक्शन क्या होगी, Fe+ + 6Cn-, दे विल गिव यू FeCN6-4। ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा। उसके बाद हम उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और वो क्या करेगा, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा। उस कंपाउंड में उस जो सोडियम हमने FeSO4 डाला था उसमें कुछ Fe+2 जो कि बचा हुआ है, पहली वाली रिएक्शन से कुछ Fe+2 बच गया। उस Fe+2 को H2SO4 कन्वर्ट करेगा Fe+3 में। उसके बाद क्या होगा, Fe+3 और FeCN6-4 ये आपस में रिएक्शन करेंगे। तो हमें क्या लिखना है रिएक्टेंट साइड में, Fe+3 + FeCN6-4। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो यहाँ पे चार्ज है वो यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बन गया और जो यहाँ पे चार्ज है वो यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बन जाता है। फाइनली दे विल गिव अस ए न्यू कंपाउंड दैट इज Fe4 FeCN6 थ्राइस। इस कंपाउंड को हम प्रूशियन ब्लू बोलते हैं। इस कंपाउंड को हम प्रूशियन ब्लू बोलते हैं। सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है और अगर सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है तो दिए हुए कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर आप काफी सारी बुक पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा इसी कंपाउंड को, प्रूशियन ब्लू को ही हम टर्नबुल्स ब्लू भी बोलते हैं। इस कंपाउंड को हम टर्नबुल्स ब्लू भी बोलते हैं। दोनों ही एक ही कंपाउंड है। पहले समझा जाता था कि टर्नबुल्स ब्लू एक डिफरेंट कंपाउंड है और प्रूशियन ब्लू एक डिफरेंट कंपाउंड है, लेकिन जब बहुत ही आगे रिसर्च हुई, स्टडी हुई तो पता चला दोनों ही कंपाउंड एक ही है। पुरानी बुक में आपको टर्नबुल्स ब्लू और प्रूशियन ब्लू डिफरेंट मिल सकते हैं, लेकिन नई बुकों में दोनों ही कंपाउंड एक ही हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने वाली है कि इसका वॉन ऑफ फैक्टर अगर हम देखें, मैं यहाँ पे अगर इस रिएक्शन में रिवर्स का साइन बना दूं तो आपको ये लगेगा कि ये जो 1 मोल है प्रूशियन ब्लू का, ये 4 + 3 7 मोल प्रोवाइड करते हैं, 7 मोल प्रोवाइड करते हैं। तो 1 मोल 7 मोलों में टूट जाता है, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर 7 होना चाहिए। लेकिन बेटा ये सही नहीं है। प्रूशियन ब्लू का बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 होता है। याद रखिए, प्रूशियन ब्लू का बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 होता है। ये कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है। इस कंपाउंड में क्या होता है कि जैसे एक साइड में Fe+2 है और एक साइड में Fe+3 है और Cn- बीच में है, तो Cn- कभी तो अपने इलेक्ट्रॉन Fe+2 को डोनेट करता है और कभी ये अपने इलेक्ट्रॉन Fe+3 को डोनेट करता है। तो इसमें चार्ज ट्रांसफर होता रहता है बिटवीन Fe+2 एंड Fe+3। ड्यू टू दैट चार्ज ट्रांसफर, उस चार्ज ट्रांसफर की वजह से इस कंपाउंड का जो कलर आता है वो ब्लू आता है। ओके बेटा, तो याद रखिए इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर 7 नहीं है, इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1 होता है। उसके बाद देखते हैं सल्फर का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसमें हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड मिलाएंगे और एसिटिक एसिड मिलाने के बाद उसमें लेड एसीटेट मिलाते हैं। तो लेड एसीटेट हमें प्रोवाइड करेगा Pv+2
और सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या होगा S-2। तो जो S-2 है वो लेड +2 से रिएक्शन करेगा और क्या प्रोवाइड करेगा, PbS लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट प्रोवाइड करेगा। तो अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट में हमने एसिटिक एसिड और लेड एसिटेट मिलाया और सॉल्यूशन जो है वो की ब्लैक कलर हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ PbS, तो उस दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी प्रेजेंट होगी। इसके कुछ अल्टरनेट टेस्ट हैं, उसको देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि उस जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सॉल्यूशन भी मिला सकते हैं। अगर हमने उस सोडियम एक्सट्रैक्ट में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाया, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला होता है FeCN5NO-2। तो क्या होगा, ये जो सल्फाइड है ये रिएक्शन करेगा, यहाँ पे NO जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। आपको याद होना चाहिए ये नाइट्रोसाइल लिगेंड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होता है, यहाँ पे NO के ऊपर प्लस चार्ज होता है। ओके, तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन के बाद FeCnNOS-4 का फॉर्मेशन होगा जो कि वॉयलेट कलर होता है। तो हम एक अल्टरनेट वे में भी सल्फाइड आयन को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, दिए हुए सोडियम एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोप्रोसाइड मिलाइए, नाइट्रोप्रोसाइड मिलाने के बाद अगर हमारे पास वॉयलेट कलर आता है तो भी हमारे लिए दिए हुए कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं, अगर दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट के दौरान जब हम उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं उसके दौरान क्या होगा, सोडियम नाइट्रोजन और सल्फर से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, और सोडियम साइनाइड या फिर सोडियम सल्फाइड बनाने की बजाय वो सोडियम थायोसाइनेट बनाएगा। रिएक्शन क्या होगी, Na प्लस सल्फर प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन विल गिव यू NaSCN, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, Fe+3 की रिएक्शन कराएंगे सोडियम थायोसाइनेट से। तो ये रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है। होता क्या है, Fe+3 HCN- के साथ रिएक्शन करके FeSCN+2 देगा जो कि ब्लड रेड कलर का कंपाउंड होता है। अगर केवल नाइट्रोजन है तो Fe+3 के साथ ब्लू कलर देगा, और अगर नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी है तो वो Fe+3 के साथ ब्लड रेड कलर देगा। तो इससे हम बता सकते हैं कि अगर केवल ब्लू कलर आया Fe+3 के साथ रिएक्शन करने से तो इसका मतलब केवल नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन अगर Fe+3 के साथ रिएक्शन करने से ब्लड रेड कलर आया तो उसमें सल्फर भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन के साथ साथ। ओके बेटा, लेकिन अगर मान लीजिए हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हुए सोडियम को एक्सेस अमाउंट में यूज किया, सोडियम सल्फ जो हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं तो वहां पे हमने सोडियम को एक्सेस अमाउंट में यूज किया, तो क्या होगा, अगर थोड़ा सा सोडियम थायोसाइनेट बन जाता है तो वो एक्सेस सोडियम से रिएक्शन करके फर्दर कन्वर्ट हो जाता है सोडियम सल्फाइड और सोडियम साइनाइड में। रिएक्शन क्या होगी, 2Na + NaSCN विल गिव यू Na2S + NaCN। ओके, तो अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों हैं, लेकिन अगर आपने एक्सेस में सोडियम ले रखी है, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों हैं और एक्सेस में आपने सोडियम ले रखी है, तो ये एक यूजुअल टेस्ट देंगे। ओके, ये एक यूजुअल टेस्ट देंगे, यहां पे थायोसाइनेट का टेस्ट ये वाला नहीं आएगा, थायोसाइनेट का टेस्ट नहीं हो पाएगा। ओके बेटा, उसके बाद देखिए जो हमारे पास हैलोजन की हम डिटेक्शन करेंगे वो बहुत ही सिंपल है। हमने क्या करना है, सोडियम एक्सट्रैक्ट में HNO3 मिलाना है। HNO3 मिलाने के बाद उसमें अमोनियम नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट डालना है। ओके, दिए हुए सोडियम एक्सट्रैक्ट में आप पहले HNO3 मिलाइए, एसिडिफाई करिए उसको, फिर उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालिए। अगर वहां पे Cl- होगा तो वो Ag+ के साथ रिएक्शन करके AgCl सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा। अगर ब्रोमीन माइनस है तो ब्रोमीन माइनस Ag+ के साथ रिएक्शन करके पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा AgBr का, और ये NH4OH में स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा। अगर हमारे पास आयोडीन माइनस है तो आयोडीन माइनस रिएक्शन करके Ag+ के साथ गोल्डन येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा जो कि NH4OH में सॉल्युबल नहीं होता है। इसके बाद फास्फोरस की प्रेजेंस हम कैसे करेंगे, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस का डिटेक्शन करना है तो हम सबसे पहले उसको हीट करते हैं सोडियम परऑक्साइड से।
सोडियम पेरोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद जितना भी हमारे पास फास्फोरस होगा वो सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, Na3PO4 में कन्वर्ट हो जाता है। Na3PO4 को हमें एसिडिफाई करना है HNO3 के साथ। तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और फॉस्फोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर हम उनकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, Na3PO4। Na3PO4 में जो फॉस्फेट है वो एक वीक एसिड से आया है। अगर ये एक वीक एसिड से आया है तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस HNO3 से रिएक्शन करेंगे और उनके बीच में H पॉजिटिव का एक्सचेंज होगा। तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, Na3PO4 plus 3HNO3 will give us H3PO4 plus 3NaNO3. Now in this solution what we do, we add the ammonium molybdenate. ओके क्या करेंगे हम H3PO4 में अमोनियम मोलिब्डेट ऐड करेंगे। अमोनियम मोलिब्डेट का फार्मूला क्या होता है, NH4 ट्वाइस MOO4। इसके कितने मोल, 12 मोल लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 21 मोल ऑफ HNO3। उस रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, अमोनियम फॉस्फेट मोलिब्डेट बनेगा। अमोनियम फॉस्फेट मोलिब्डेट का फार्मूला क्या है, NH4 थ्राइस PO4 12 MOO3 due to the formation of ammonium phosphate molybdenate। द सॉल्यूशन येलो हो जाएगा और साथ में जो होगा रिएक्शन वो साइड में वाटर भी बनेगा और 12 H2O मॉलिक्यूल एंड 21 NH4NO3 भी फॉर्मेशन होंगे। तो अगर हमारे पास दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस है तो वो पहले Na2 से रिएक्शन करेगा, NaNO3 NaPO4 बनेगा, Na3PO4 रिएक्शन करके H3PO4 बनेगा, H3PO4 अमोनियम मोलिब्डेट से रिएक्शन करके सोडियम फॉस्फेट मोलिब्डेट, फॉर्मूला होगा यहाँ पे NH4 थ्राइस PO4 डॉट 12 MOO3। इसका येलो कलर का सॉल्यूशन बनाएंगे और अगर येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस भी प्रेजेंट है। तो बेटा देखिए ये सारा कुछ देखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन एक्चुअली में ये डिफिकल्ट नहीं है। जब आप इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक है, एक के बाद आप एक रिएक्शन करके इनको बड़े आराम से याद रख सकते हैं। तो फिर से हम लोग मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में टू डिस्कस समथिंग एल्स। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय बेटा।